हेलो एंड नमस्कार। कैसे हैं फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एजुकेटिंग मासेस में एक्सप्लेन्ड इजी विद मी CA नेहा काजला। जैसे कि आपको पता है प्रीवियस लेक्चर्स से हम बिज़नेस लॉ कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। होपफुली जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम चैप्टर 1 देख रहे हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें मैं आपको कंसिडरेशन आज बताऊंगी। इससे पहले हम व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज़ ऑफ़र, व्हाट इज़ एक्सेप्टेंस, काफ़ी सारे 8-10 लेक्चर्स मैं कर चुकी हूँ। अब ये इस पर चलते हैं, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड सो ऑन। तो आज के लेक्चर में हम कंसिडरेशन पूरा कंप्लीट कर देंगे, व्हाट इज़ कंसिडरेशन, रूल्स ऑफ कंसिडरेशन एंड सो ऑन। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। व्हाट इज़ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन क्या है। जैसे मैंने कहा था सेक्शन 2 किसी भी एक्ट का अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो वो सेक्शन 2 में मिलेगी, सिर्फ सब क्लॉज याद करना होता है। और अगर पेपर में आप ये पूरा मेंशन कर कर आएंगे सेक्शन 2D तो यू विल गेट फुल मार्क्स। अगर ये मिसिंग होगा तो इंस्टीट्यूट नंबर काट लेता है। तो देखते हैं व्हाट इज़ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसर की इच्छा पर, प्रोमिसी टाइप एरर हो गया, प्रोमिसी या कोई और कुछ करता है या अपने आप को कुछ करने से रोकता है। डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, प्रॉमिस करता है कुछ करने के लिए या खुद को रोकता है कुछ करने से। तो इस एक्ट को या एब्सटिनेंस को या प्रॉमिस को कंसिडरेशन फॉर प्रॉमिस माना जाएगा। अब सपोज़ ए, हमारे तो ए और बी होते हैं और बी, अब ए बी को प्रॉमिस करता है, दे आर प्रॉमिसिंग कि मैं तेरे को पैसे दूंगा, तू मुझे अपना टैब बेच दे। सो देर इज़ अ कंसिडरेशन कि टैब वो बेचेगा उसको फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ सम मनी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम डेफिनेशन को एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन में। सेक्शन 2D दैट इज़ डेफिनेशन फॉर कंसिडरेशन एज पर सेक्शन 2D इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो कंसिडरेशन इज़ एन एक्ट दैट इज़ डूइंग समथिंग। कंसिडरेशन एक एक्ट है जिसका मतलब है कि हमें कुछ करना है। नाउ ए प्रॉमिस करता है, सॉरी प्रॉमिसेस टू बी कि अगर बी सी को क्रेडिट पर गुड्स दे रहा है तो ए विल प्रॉमिस टू पे द क्रेडिट ऑफ सी। तो इसका मतलब है कि ए के प्रॉमिस पर बी ने सी को गुड्स बेचे, दैट इज़ बी ने सी को गुड्स बेचे, दैट इज़ कंसिडरेशन अपॉन एज प्रॉमिस। तो कंसिडरेशन इज़ एन एक्ट। एक्ट क्या हुई, बी ने गुड्स बेचे सी को, और कंसिडरेशन क्या हुई, कंसिडरेशन हुई ए का प्रॉमिस। नेक्स्ट देख लेते हैं। कंसिडरेशन इज़ एब्सटिनेंस, दैट इज़ एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। एब्सटेन मतलब खुद को रोकना, नहीं करना। अब इसमें क्या एग्जांपल है कि ए बी को कहता है कि इफ़ आई पे यू सम अमाउंट ऑफ मनी डोंट फाइल अ केस अगेंस्ट मी। दैट इज़ वो उसको केस करने से रोक रहा है, ए बी को केस करने से रोक रहा है कुछ पैसे देके। तो एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, राइट। नेक्स्ट डेफिनेशन में है कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर। प्रोमिसर की इच्छा पर कंसिडरेशन होनी चाहिए, अपनी मर्जी से कंसिडरेशन नहीं हो सकती। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम ऑफरी टू एनी अदर पर्सन। प्रोमिसी या ऑफरी से वो किसी और पर्सन पर ट्रांसफ़र हो सकती है कंसिडरेशन, दैट इज़ कुछ करना या ना करना। कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, या तो वो पहले की हो या अभी हो या फिर फ्यूचर में करनी हो। अब देर आर 8 रूल्स ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के 8 नियम हैं। सबसे पहला नियम कहता है कि कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर। जैसे ऊपर के स्लाइड में हमने देखा, ये डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर के ऊपर होता है। अगर प्रोमिसर डिज़ायर करेगा तभी आप
आपकी कंसिडरेशन वैलिड मानी जाएगी, वरना कंसिडरेशन वैलिड नहीं मानी जाएगी। इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि ए ने बी के गुड्स बचाए जहां बी की शॉप में फायर आग लग गई थी। ए ने वॉलेंट्री किया, ये वॉलेंट्री किया, इसने ये वॉलेंट्री एक्ट थी इसकी, ठीक है। तो अब ए बी से रिवॉर्ड या कंपनसेशन नहीं मांग सकता क्योंकि वो उसकी वॉलेंट्री एक्ट थी, ठीक है। सो अगर बी उसको बोलता कि मेरी दुकान में आग लगी है, मेरे गुड्स बचा दे, तो वो एट अ डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर होता, तब वो उसको सू कर सकता था या रिवॉर्ड के लिए कह सकता था, बट उसने अपने आप करा तो इट इज़ अ वॉलेंट्री एक्ट, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। इसका एक बहुत अच्छा केस है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। तो इसमें क्या होता है अभी बताते हैं। इसमें दुर्गा प्रसाद जी बी को बोलते हैं कि मैं तुझे कुछ कमीशन दे दूंगा अगर तू मेरे गुड्स अपनी एजेंसी के थ्रू बेच देगा, ठीक है। बट यहाँ पे एक कलेक्टर आ जाता है सी नाम का, जो बी को कहता है कि मेरे लिए मार्केट कंस्ट्रक्ट कर दो गुड्स की। तो दिस मार्केट इज़ कंस्ट्रक्टेड फॉर सी या एट द डिज़ायर ऑफ सी एंड नॉट एट द डिज़ायर ऑफ डी। दुर्गा प्रसाद जी के डिज़ायर पे नहीं बल्कि कलेक्टर के डिज़ायर पे बलदेव मार्केट कंस्ट्रक्ट करता है। तो इसीलिए बलदेव इनसे कमीशन नहीं ले सकता, ठीक है। अगर इनकी, क्योंकि प्रोमिसर के डिज़ायर पे नहीं करा, अगर प्रोमिसर के डिज़ायर पे करता तो प्रोमिसर लाइबल होता पे करने के लिए। जब प्रोमिसर के नहीं, कलेक्टर के डिज़ायर पे करा है उसने, तो प्रोमिसर इज़ नॉट लाइबल टू पे। क्लियर। अब देख लेते हैं कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम ऑफरी टू एनी अदर पर्सन। इसका बहुत अच्छा केस है चिन्नैया वर्सेस रमैया 1882। मैं फिर से कह रही हूँ बच्चों, यू हैव टू मेंशन द केसेस एंड यू हैव टू मेंशन द सेक्शन एंड क्लॉजेस, यू विल गेट फुल मार्क्स डेफिनेटली। अब ये देख लेते हैं कि कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम ऑफरी टू एनी अदर पर्सन, चिन्नैया वर्सेस रमैया 1882। अब यहाँ पे एक ओल्ड लेडी होती हैं जो अपनी डॉटर को घर दे देती हैं, ठीक है, एज अ गिफ्ट, और इनहेरिट कर देती हैं विल पे। और एक वो कहती हैं कि इसके बदले आप मेरे भाई को, अपने मटर्नल अंकल को रेगुलर एन्यूटी दोगे, एन्यूटी जाएगी। अब जो डॉटर होती है वो अंकल को कहती है कि रिटर्न में कि आई विल पे यू एनुअल एन्यूटी, आई विल पे यू, रिटर्न होता है ये, बट वो पेमेंट नहीं करती। तो यहाँ पर इनकी लाइबिलिटी इन पर मूव हो गई, इनकी लाइबिलिटी इन पर मूव हो गई और ये अपनी लाइबिलिटी निभाने से चूक गई। तो यहाँ पर जो मटर्नल अंकल है कैन सू दी डॉटर। क्लियर। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। अब एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन क्या होती है? एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन होती है जहाँ पर कोई एक्ट परफॉर्म होती है, और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन क्या होती है? जहाँ पर एक प्रॉमिस होता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ए ने बी को कुछ पैसे दिए, अब इसने तो एक्ट परफॉर्म कर दी ना पैसे देके, अब बी ने इसको प्रॉमिस कर दिया, कुछ किया नहीं, बस प्रॉमिस कर दिया कि मैं तेरे को कुछ किलो वीट दे दूंगा। तो ए की जो एक्ट है वो तो हो गई एग्जीक्यूटेड, क्योंकि उसने तो एक्ट परफॉर्म कर दी, पैसे दे दिए। बी ने सिर्फ प्रॉमिस करा, तो बी की एक्ट हो गई एग्जीक्यूटरी। क्लियर। जो परफॉर्म कर दे वो एग्जीक्यूटेड, और जो सिर्फ प्रॉमिस कर दे वो एग्जीक्यूटरी। नेक्स्ट देख लेते हैं। कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब ए ने बी की गाड़ी रिपेयर कर दी, ठीक है। अब एक हफ्ते बाद बी ने ए को प्रॉमिस कर दिया कि आई विल पे यू ₹2000। सो इसने तो काम कंसिडरेशन के लिए पहले कर दिया,
अब बी ने कुछ एक हफ्ते बाद प्रॉमिस कर दिया तो वो फ्यूचर का हो गया, सो दिस इज़ वैलिड। अब देख लेते हैं, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। ज़रूरी नहीं है कि जो अमाउंट उसके अंदर हो या जो गुड्स वो ले रहा हो वो एक्चुअल मार्केट वैल्यू के हों या उसकी वैल्यू बिल्कुल फेयर मार्केट वैल्यू हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एक्स ने वाई को बोला कि मैं तेरे को अपना घर बेच देता हूँ जिसकी वर्थ तो 6 लाख रुपए है, पर तेरे को मैं 1 लाख में सेल कर दूँगा। सो इट इज़ अ वैलिड कंसिडरेशन। अब एक का घर है, जितनी मर्ज़ी में बेचे, चाहे 6 लाख में बेचे, चाहे 12 लाख में बेचे, चाहे 1 लाख में बेचे, तो इट इज़ अ वैलिड कंसिडरेशन एंड दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ऑफ वॉट वन इज़ लीगली बाउंड टू परफॉर्म। जो आपको लीगली, जो आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हो, आपको वो परफॉर्म करना ही करना है। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजनरी। अब कंसिडरेशन रियल होनी चाहिए, इल्यूजनरी ख्याली पुलाव नहीं होने चाहिए कि ए ने बी को बोला हम मैजिक से ट्रेजर निकाल लेते हैं, सो दिस इज़ इल्यूजनरी। मैजिक से कभी ट्रेजर निकला नहीं। मैजिशियन सबसे अमीर होते धीरू भाई अंबानी, मैजिक थोड़ी करते थे, वो काम करते थे ना। तभी इतना बड़ा बना। मुकेश अंबानी जी को देख लीजिए। तो इल्यूजन इज नॉट अ वैलिड रूल ऑफ कंसिडरेशन। इट शुड बी रियल, नॉट इल्यूजनरी। देन कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल। अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए, लॉफुल होनी चाहिए। इमोरल, गलत नहीं होना चाहिए, एंड पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक है सूट बाय थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू ईच अदर। कोई भी थर्ड पार्टी कैन नॉट सू a party to a contract or cannot sue for a contract. So consideration for an agreement may proceed from third party. Consideration तो third party दे सकती है, पर थर्ड पार्टी सू नहीं कर सकती, कोर्ट में लीगली इन्फोर्स नहीं कर सकती। ओनली अ पर्सन टू कॉन्ट्रैक्ट कैन सू। ठीक है। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर। अब इसको देख लेते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को, कि पी ने कुछ पैसे, पी इन डेट था क्यू को पैसे देने के लिए। पी ने क्यू को कुछ पैसे देने थे, वो इन डेट था। अब उसने क्या करा, उसने अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दी आर को, और आर को बोला कि मेरे पैसे तू दे दे क्यू को। आर ने क्यू को बोला कि पी के पैसे मैं तुमको दे दूँगा, बट इवेंचुअली आर पलट गया। आर डिसएग्रीड टू पे। ऐसा बहुत होता है रियल लाइफ में। आर डिसएग्रीड टू पे। तो अब क्यू कैन नॉट सू आर। क्यू कैन नॉट सू आर। क्लियर। आर को सू नहीं कर सकता क्यू। ठीक है, क्योंकि ही इज़ अ थर्ड पार्टी। आर इज़ अ थर्ड पार्टी, सो ही कैन नॉट बी सूड। अब देयर आर सम एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये डॉक्ट्रिन भी मेंशन करेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, एंड आई होप कि आप लोग प्लीज़ सीरियसली पढ़ रहे हैं और ये सब याद करें। नोट इट डाउन इन योर नोटबुक और एनीवेयर। यू हैव टू पास गाइज, यू हैव टू पास द एग्ज़ाम। एक्सेप्शंस टू डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हैं। एक्सेप्शंस हैं इसको कुछ। एक तो ट्रस्ट। बेनिफिशियरी कैन एनफोर्स हिज राइट अंडर ट्रस्ट, दो बेनिफिशियरी इज़ नॉट अ पार्टी। फैमिली सेटलमेंट अगर राइटिंग में है और मेंबर्स ऑफ फैमिली हैं जो कि पार्टी टू सेटलमेंट नहीं है, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट फैमिली सेटलमेंट नहीं है, फिर भी वो एनफोर्स कर सकते हैं उस एग्रीमेंट को। असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है अगर बेनिफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसी और को असाइन हुआ है, तो जिसको असाइन हुआ है वो एनफोर्स कर सकता है। एंड एस्टोपेल,
एस्टोपेल इज प्रोमिसर बाय हिज कंडक्ट एक्नॉलेजेस हिमसेल्फ एज एजेंट टू थर्ड पार्टी। ठीक है, इट वुड बी अ बाइंडिंग ऑन द थर्ड पार्टी। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी के ऊपर वो बाइंडिंग हो जाएगी अगर वो एजेंट बन के एक्नॉलेज कर रहा है अपने आप को। इसको एक बार एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो एक मिस्टर एल हैं जिन्होंने मिस्टर एन को पैसे देने हैं। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने 20,000 रुपये एन को देने थे, वो उन्होंने एम को दे दिए और एम ने एन को बोला कि उसके एल के पैसे जो उसने एन को देने हैं वो उसके पास हैं और वो दे देगा। अब इन दिस केस एन कैन सू एम बिकॉज एम हैज़ एस्टोप्ड, promisor has conducted and acknowledged himself as agent to the third party। clear? प्लीज़ कमेंट कर दीजिए अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ क्लियर नहीं है या कहीं पे भी कुछ भी डिफ़िकल्टी है। प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब कर लीजिए। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट इफ़ यू सब्सक्राइब बिकॉज यू विल गेट इंस्टेंट अपडेट्स ऑफ द वीडियोज़। नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लीजिए। एंड अगर अच्छी लग रही है वीडियोज़ और आप चाहते हैं हम ऐसी वीडियोज़ और बनाते रहें तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, हमें भी, हमारा भी उत्साह बढ़ेगा और हम और बेटर तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिवेसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कोवेनेंट रनिंग विद लैंड। एक लैंड पे बहुत सारे को ओनर्स होते हैं तो वो एक्सेप्शन हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर इनटू एजेंट्स के साथ जो जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो भी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और उसके अंदर थर्ड पार्टी लाइबल होती है। अब वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, कुछ कुछ जगह पे एग्रीमेंट वैलिड होते हैं जहाँ पर कंसिडरेशन ना भी हो तो भी, जैसे कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अब इसके अंदर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती हैं। आपने एग्रीमेंट जो बनाया है वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन से बनाया है, नियर रिलेशनशिप में है, हस्बैंड वाइफ हैं, ब्रदर सिस्टर हैं, ठीक है, रिटन होना चाहिए और रजिस्टर्ड अंडर लॉ होना चाहिए। अब एक हस्बैंड ने एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया अपनी सारी अर्निंग्स अपनी वाइफ को देने के लिए, इट्स अ वैलिड एग्रीमेंट दो देयर इज़ नो कंसिडरेशन, इट इज़ आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेक्स्ट है कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस। अब पहले आपने कोई सर्विस करी हो और उसकी अब आपको कंपनसेशन मिल रही हो, इसके अंदर भी कंडीशंस हैं कि सर्विस वॉलंटरी होनी चाहिए, प्रोमिसर ने मांगी हो तभी करी हो, अपने आप जाके ज़बरदस्ती नहीं करनी है, ठीक है। प्रोमिसर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस, प्रोमिसर उस टाइम पे ज़िंदा होना चाहिए जब सर्विस रेंडर हुई है, सर्विस प्रोवाइड हुई है। एंड प्रोमिसर मस्ट हैव इंटेंडेड टू कंपनसेट, प्रोमिसर ने अपना ही इच्छा जाहिर करी हो कि मैं इसके बदले में आपको कुछ ना कुछ दूंगा। अब देखिए पी को पर्स मिलता है आर का और वो उसको लौटा देता है, वॉलेंट्री सर्विस है। आर उसको प्रॉमिस करता है कि वो उसको 500 रुपये दे देगा क्योंकि उसने उसका पर्स लौटाया है, वॉलेंट्री सर्विस हो गई, प्रोमिसर के लिए हुई है, आर इज़ द प्रोमिसर, प्रोमिसर एग्जिस्टेंस में था तब जब सर्विस हुई है और उसने प्रॉमिस करा है कि वो 500 रुपये दे देगा। क्लियर? वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन में नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट। अब एक टाइम बार डेट है, ये तो राइटिंग में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए उस पर्सन से जो बना रहा है या उसके ऑथोराइज एजेंट से, और is made to pay a debt barred by limitation is valid without consideration। इसका limitation act भी है, limitation act के अंडर भी ये आता है, ठीक है। टाइम बार डेट है, रिटर्न होना चाहिए, साइंड बाय द पर्सन हु इज़ मेकिंग इट, जो बना रहा है उसके साइन होने चाहिए, नहीं तो उसके ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट के साइन होने चाहिए, और उसके अंदर डेट को एक लिमिटेशन के अंदर पे करने का क्लॉज होना चाहिए। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि ए ने सी को 60,000 रुपये देने थे इन फ्यूचर, ठीक है।
उसने बोला, उसने राइटिंग में दिया और अपने साइन करे कि मैं अभी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर देता हूँ, ठीक है, अभी 50,000 ले लो, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो जाएगी। तो सी अग्रीड, इट इज़ अ वैलिड अग्रीमेंट। नेक्स्ट, एजेंसी के एग्रीमेंट्स वैलिड होते हैं। एक कंप्लीट गिफ्ट कोई किसी को करे, दैट इज़ वैलिड। बेलमेंट के भी वैलिड होते हैं और चैरिटी के भी वैलिड होते हैं। क्लियर? सो इसके साथ हमारा कंसिडरेशन का टॉपिक पूरा ख़त्म हो जाता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट, शेयर इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।